गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 9th का सिविक्स स्टार्ट कर रहा हूँ। जो ओल्ड बुक जिन्होंने परचेज किया हो उसमें ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट चैप्टर दूसरा है, तो फर्स्ट चैप्टर को पिछले साल सिलेबस से हटा दिया गया और उसका जो सेकेंड चैप्टर है वो अब फर्स्ट चैप्टर बन गया है। फिर भी मैंने लास्ट क्लास में उस चैप्टर का 2 एग्जाम्पल आपको बताया। उससे पहले बता दूं, जो सेकेंड चैप्टर हमारा है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, जो सेकेंड चैप्टर हमारा है, लेकिन ये चैप्टर थोड़ा सा जुड़ा हुआ फर्स्ट चैप्टर से, इसलिए फर्स्ट चैप्टर से थोड़ा मैं बताना चाहूंगा। जिन्होंने फर्स्ट चैप्टर का वीडियो देखा होगा, 2 एग्जाम्पल, द एग्जाम्पल रिलेटेड विद द चिली एंड द एग्जाम्पल रिलेटेड विद द पोलैंड, 2 कंट्री से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल है। उसमें मैंने बताया था, आपको पढ़ाया था, वहां पे पिनोचेट, ऑगस्टो पिनोचेट गवर्नमेंट थे, लिखा हुआ बिफोर एंड आफ्टर ऑगस्टो पिनोचेट गवर्नमेंट। इसका मतलब है पिनोचेट गवर्नमेंट का जो फॉर्मेशन हुआ उससे पहले और उसके बाद का गवर्नमेंट। उससे पहले भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी और उसके बाद भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ। उसके पहले अलेंडे साल्वाडोर थे जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन ये आर्मी का हेड था ऑगस्टो पिनोचेट, और इसको पड़ोसी नेबरिंग कंट्री में प्रमोट करके और एक मिलिट्री कॉप करवा दिया और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को डिपोज करवा दिया। दूसरा, पोलैंड में आफ्टर फेल ऑफ द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के फेल गिर जाने के बाद और ड्यूरिंग द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट एक ट्रेड यूनियन का फॉर्मेशन हुआ था, उसका नाम था सॉलिडरिटी, जो मैंने उसमें एक्सप्लेन किया। उसका लीडर था लेक वलीसा, और स्ट्रगल के बाद कम्युनिस्ट गवर्नमेंट फॉल हुआ और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ। ये मैंने आपको लास्ट क्लास से बताया था, और उस क्लास का ये दोनों टॉपिक जो हमारा अब जो टॉपिक चैप्टर स्टार्ट हुआ इससे जुड़ा हुआ, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा बताया। अब देखिए, डेमोक्रेसी is a form of government in which rulers, ध्यान देना है, rulers are elected by the people or the citizen of the country, people, ध्यान देना। तो रूलर्स कौन होते हैं? रूल्ड द कंट्री, उस कंट्री पे शासन करते हैं, और पीपुल यहां मतलब है इसने वोट कास्ट किया और तब रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया, एंड फ्रॉम दैट रिप्रेजेंटेटिव the rulers collected, selected and ruled the country। उस रिप्रेजेंटेटिव से, और वह रिप्रेजेंटेटिव ही कहीं एक तरह से देश के शासन करते हैं। तो डेमोक्रेसी का मतलब हो गया फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जो सरकार चलाती है और जनता के द्वारा इलेक्टेड होते हैं। चूज द रूलर्स। आज के डेट में जो पहला चैप्टर था हमारा कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड में, डेमोक्रेसी इन द कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड, उससे थोड़ा सा जुड़ा हुआ है। आज के डेट में जितने भी गवर्नमेंट है जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, एंड दे आर प्रिटेंडिंग टू बी डेमोक्रेटिक इन नेचर, बहुत सारे कंट्री है वर्ल्ड में, और पिछले क्लास में मैंने बताया था कि डेमोक्रेटिक कंट्री की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन बहुत सारे डेमोक्रेटिक कंट्री ऐसे हैं जो अपने आप को डेमोक्रेटिक साबित होने की कोशिश करते हैं नेचर, बाय नेचर, ये दे आर नॉट डेमोक्रेटिक, दे आर द नॉन डेमोक्रेटिक। तो कैसे कहेंगे कि डेमोक्रेटिक है फिर नॉन डेमोक्रेटिक है? तो हमें उसके फीचर को जानना होगा। डेमोक्रेसी के कुछ फीचर्स हैं, उस फीचर को जानकर आप कह सकते हैं वर्ल्ड वाइड जो कंट्री प्रिटेंड कर रहा है कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, और आप उसको इस फीचर के स्टडी करने के बाद आप कह सकते हैं कंट्री इज नॉन डेमोक्रेटिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट फीचर, इसके 5 फीचर हैं, उसमें से 4 फीचर है, उसमें से फर्स्ट फीचर आपके सामने है, मेजर डिसीजन बाय द इलेक्टेड लीडर। डेमोक्रेसी का फर्स्ट फीचर है कि कंट्री से जुड़ा हुआ कोई भी बड़ा से बड़ा डिसीजन इलेक्टेड लीडर लेते हैं, या इलेक्टेड मीन्स रिप्रेजेंटेटिव्स लेते हैं डिसीजन। अब देखिए इसको कैसे समझा जाए।
आप थोड़ी सी समझ देख लें। आज के डेट में हमारे देश में जो भी गवर्नमेंट है, और अभी रिसेंटली देखिए कि देश ने एक बड़ा सा डिसीजन लिया है टू कंट्रोल द कोरोना वायरस। इससे जुड़ा हुआ, इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे जो रूलर्स हैं उन्होंने एक बड़ा सा डिसीजन लिया, इसको कहते हैं मेजर डिसीजन। तो आपको समझ में आने जी मेजर डिसीजन किसने लिया है? इलेक्टेड लीडर्स। मीन्स हमारे देश के जो लीडर्स हैं, जो इलेक्ट किए गए पीपुल के द्वारा, उन्होंने डिसीजन लिया है। किसी आर्मी के ऑफिसर ने नहीं डिसीजन लिया है, या किसी नॉन इलेक्टेड पीपुल, किसी नॉन इलेक्टेड लीडर्स ने डिसीजन नहीं लिया। डिसीजन लिया इलेक्टेड लीडर्स जो गवर्नमेंट में, उन्होंने डिसीजन लिया है। इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं। पाकिस्तान को देखिए 1999 में परवेज मुशर्रफ आर्मी का जनरल था पाकिस्तान में, और 1999 में उसने मिलिट्री कॉप वहां पे किया। मिलिट्री कॉप मैंने पिछले क्लास आपको बताया, अगस्टो पिनोचेट भी आर्मी का जनरल था, और उसने क्या किया? फोर्सली अरेंडे सल्वाडोर के गवर्नमेंट को डिपोज कर दिया। उन्होंने मिनिस्टर्स को अरेस्ट कर लिया, बमबार्डिंग कर दी प्रेसिडेंट की बिल्डिंग पे, और पावर को अपने हाथ में ले लिया। ये इलेक्टेड नहीं थे, वो कौन थे? नॉमिनेटेड थे, आर्मी के ऑफिसर। उसी तरह यहां पे आप देखिए पाकिस्तान में भी आर्मी का चीफ था परवेज मुशर्रफ, और उसने 1999 में आर्मी का विद्रोह करवाया, या कह सकते हैं कि उसने पावर को सीज कर लिया। पावर को सीज किया इलेक्टेड गवर्नमेंट, उस समय तक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी देश में, और उसने क्या किया? इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिपोज कर पावर को सीज किया, और खुद को चीफ एग्जीक्यूटिव पहले घोषित किया उसने। यह दो पोस्ट उसने रखा, चीफ एग्जीक्यूटिव एज वेल एज हेड ऑफ द आर्मी। उसने अपने आप को ट्राई किया कि पॉलिटिकली हेड भी हो जाए और मिलिट्री के हेड भी रहे। दोनों पोस्ट को उसने गेन कर लिया। जबकि आप जान लीजिए किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल हेड वही हो सकते हैं जो इलेक्ट होकर जा सकते हैं। ठीक है, उसने दोनों पोस्ट को गेन कर लिया। फोर्थली उसने 2002 में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया। अमेंड करने के बाद उसने जो सारा पावर था, पॉलिटिकल पावर उसको कहिए, आर्मी का पावर नहीं, पॉलिटिकल पावर भी अपने आप को रख लिया हाथ में। उसने अमेंडमेंट करने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन को संशोधन करने के बाद उसने पॉलिटिकल पावर भी अपने हाथ में रख लिया। 2007 में उसने अपने आप को पॉलिटिकल हेड ऑफ द कंट्री घोषित कर दिया। रिफरेंडम करवाया, और रिफरेंडम के बाद उसने उसमें मेन प्रैक्टिस किया। इस गलत तरीके से विद द हेल्प ऑफ मीडिया और अदर थ्रेटनिंग के साथ ही उसने ट्रिकरी से रिफरेंडम में यह साबित की कोशिश किया, करने की कोशिश किया कि पीपुल ऑफ द पाकिस्तान इज लाइकिंग परवेज मुशर्रफ, उनको पसंद कर रहे हैं, उनके पॉलिसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। रिफरेंडम मैंने पहले बताया, रिफरेंडम में होता है कि कोई भी लीडर या हेड ऑफ द आर्मी ये शो करने की कोशिश करता है कि मैं ये पॉलिसी चला रहा हूं, आप इसको एक्सेप्ट करें या डिनाई करें। वहां पर इसने गलत तरीके से उसको रिफरेंडम करवाया, और प्रेसिडेंट वहां का नॉमिनेट हो गया, और अल्टीमेट पावर उसने अपने हाथ में रख लिया। लेकिन आप जान लीजिए वहां पर उन्होंने क्या किया? रिप्रेजेंटेटिव का इलेक्शन करवाया, बट रिप्रेजेंटेटिव हैज बीन नॉट गिवन द पावर। ध्यान देना, डेमोक्रेसी में पावर का यूज करते हैं रिप्रेजेंटेटिव, और पाकिस्तान में क्या था? प्रेसिडेंट जो परवेज मुशर्रफ बना था, ही वाज नॉट इलेक्टेड, ही वाज नॉट चूजन बाय द पीपुल ऑफ द पाकिस्तान। सेकंड, जो रिप्रेजेंटेटिव वहां थे, रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्ट होते थे नेशनल पार्लियामेंट के लिए, वो इलेक्ट तो होते थे, बट उन्हें पावर नहीं दिया गया था, और ये मेजर डिसीजन भी नहीं ले पा सकते थे। जो देश के लिए बड़ा डिसीजन होता था, ये नहीं ले पाते थे। अगर देश के लिए डिसीजन लेना था पाकिस्तान में, तो परवेज मुशर्रफ लेता था। और हमने पहले ही बताया आपको कि डेमोक्रेसी में कौन डिसीजन लेता है? मेजर डिसीजन बाय द इलेक्टेड लीडर। परवेज मुशर्रफ वाज नॉट इलेक्टेड, yet the Pervez Musharraf was taking the major decision in Pakistan,
तो यहां पर आप ये कह सकते हैं ना कि पाकिस्तान में क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है? नहीं, पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एट द टाइम ऑफ परवेज मुशर्रफ नहीं था, क्योंकि जो मेजर डिसीजन लिए जा रहे थे नॉन इलेक्टेड पीपल के द्वारा। डिसीजन लिए जाने चाहिए थे किसके द्वारा? इलेक्टेड पीपल के द्वारा। तो ये आपका फर्स्ट फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी। सेकेंड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी आप देखिए, फ्री एंड द फेयर इलेक्शन, इलेक्टोरल कंपटीशन आप कह सकते हैं। डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, तभी आप कह सकते हैं गवर्नमेंट क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। नॉर्मली डेमोक्रेसी में एटलीस्ट 2 पार्टी होनी चाहिए। नॉर्मली मल्टी पार्टी सिस्टम होता है, 2 पार्टी होना चाहिए। हम चलते हैं चाइना के एग्जांपल के साथ। चाइना में नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, पार्लियामेंट का नाम है नेशनल पीपुल कांग्रेस। इसके 3000 मेंबर है, बहुत बड़ा कंट्री है, 3000 इसके मेंबर है। अब यहां पर ध्यान देने की बात है, ये 3000 मेंबर्स में से कुछ मेंबर आर्मी के द्वारा चूज किए जाते हैं। अब इस बात को ध्यान देना, आर्मी कुछ मेंबर्स को पार्लियामेंट में भेजती है। दिस इज नॉट अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ये होता है ऑल द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर, चाहे वो सेंट्रल लेजिस्लेचर का हो या फिर स्टेट लेजिस्लेचर का हो, दे मस्ट बी इलेक्टेड। लेकिन यहां पे आर्मी वाले को एंट्री कर दिया गया। सेकंड, आप इसको कह सकते हैं चाइना में 1 पार्टी सिस्टम है। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जहां भी रूल करती है 1 पार्टी सिस्टम है। ये भी आपको डेमोक्रेसी के रूल के अगेंस्ट में है। डेमोक्रेसी में एटलीस्ट 2 पार्टी। आप एग्जांपल देखिए, यूएसए में 2 पार्टी सिस्टम है, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक पार्टी है। आप चले जाइए यूके में लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। हमारे देश में तो आप जान लीजिए कि मोर देन 500 पॉलिटिकल पार्टी है, छोटी बड़ी 500 के आसपास पॉलिटिकल पार्टी है। तो हमारे देश मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है। इस तरह भी कह सकते हैं वहां कम्युनिस्ट पार्टी। अगर आप चाइना में आप चाहते हैं कि चाइना में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें, पॉलिटिकल पावर गेन करें, तो फर्स्ट यू हैव टू टेक द परमिशन ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। आपको उस कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर होना होगा और आपको परमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन ऐसा डेमोक्रेसी में नहीं होता। डेमोक्रेसी में ऑल द पीपुल हैविंग राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है कि पीपुल पुअर है, रिच है या डिफरेंट कास्ट है, उसको राइट है इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का। आप चाइना में देख लीजिए, अगर कम्युनिस्ट पार्टी किसी को मौका देती है या अप्रूव करती है, तभी वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है। 2 पॉइंट मैंने बताया आपको चाइना के नॉन डेमोक्रेटिक होने का। अब देखिए, एक कंट्री है मैक्सिको, उसका एग्जांपल लेता हूं। 1930 में इंडिपेंडेंट हुआ है, वहां पे भी 6 साल के बाद इलेक्शन होता है। और वहां पे जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस कंटिन्यू इलेक्शन झानू पार्टी है, जो उनका पीआरआई पार्टी है। पीआरआई पार्टी है जो कंटिन्यू इलेक्शन जीतते आई है। ऑपोजिशन को अभी तक मौका ही नहीं मिला इलेक्शन जीतने का। इसका कारण ये है कि ऑपोजिशन स्ट्रांग नहीं है, वो ऑपोजिशन को सप्रेस कर देते हैं, मेल प्रैक्टिस करते हैं, ट्रिक भी करते हैं इलेक्शन को जीतने का। किस तरह के ट्रिक भी करते हैं? वो फोर्स करते हैं, स्कूल में जो बच्चे हैं, टीचर्स हैं, उसको फोर्स करते हैं कि गार्जियन से वो मिले, बच्चों के गार्जियन से मिले, उसे मोटिवेट करें कि वो पीआरआई पार्टी को वोट दे। इसके बाद देश के अंदर जितने भी ऑफिसर्स काम करते हैं गवर्नमेंट की जॉब में, वो सभी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को फोर्स करते हैं कि आप किसी भी तरह से पीआरआई पार्टी को जीत दिलाना आपको। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, जब इलेक्शन होती है तो लास्ट स्टेज में, आगे पढ़ाना हमको इलेक्शन सिस्टम देश के लिए बता दूं, इसमें एक प्रोसेस होता है जिसे बूथ जानते हैं, आप भी जानते होंगे बूथ किसे कहते हैं, जहां पे सिटीजन और पीपुल जाकर अपने वोट कास्ट करते हैं।
तो मैक्सिको में क्या किया जाता है, उनके बूथ को चेंज कर दिया जाता है लास्ट आवर में। जब ये पीआरआई पार्टी के गवर्नमेंट को पता चलता है कि इस कम्युनिटी में हमारा एक भी वोट नहीं है, एंड ऑल दीज वोट आर फ्रॉम द ऑपोजिशन, और रातों रात क्या करते हैं, उस बूथ को 5-6 किलोमीटर दूर जाकर शिफ्ट कर देते हैं ताकि यहाँ के पीपुल उसको वोट नहीं डाल पाए। सो ऑल दीज आर द ट्रिकरी एंड द मैल प्रैक्टिस यूज्ड टू विन द इलेक्शन। तो क्या यहाँ पे आप कह सकते हैं इलेक्शन फ्री एंड फेयर मैनर में होता है? नहीं, फ्री एंड फेयर मैनर में होता तो चाइना में सारे व्यक्ति को मौका मिलता इलेक्शन कंटेस्ट करने का। चाइना में किसी को इंडिपेंडेंटली इलेक्शन कंटेस्ट करने का मौका नहीं मिलता। मैक्सिको में ट्रिकरी यूज नहीं करते। अगर यदि में फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाया जाए किसी भी कंट्री में, तो आप मानकर चलिए 1 या 2 इलेक्शन के बाद नेचुरली गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। इसका एग्जाम्पल हमारे देश में ऐसे कई जगह देखा गया। आप यूएसए में देख लीजिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना है तो प्रत्येक 2 इलेक्शन के बाद वहां पर न्यू पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट बनती है। हमारे देश में इस तरह है। तो इससे क्लियर होता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन किस तरह की गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है। ये दूसरा आपका फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी है। इसके बाद का जो फीचर है वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा।